everyone, welcome to my channel Chemistry Hub. So today I am going to start with the chemical properties of ethers. So chemical properties of ether या कि ethers के chemical reaction को समझने से पहले आपको एक बार दोबारा से इसका जनरल फॉर्मूला देखना पड़ेगा so that आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए कि ethers में कौन सी ऐसी एक्टिव साइट है जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो सकती है। क्योंकि आपको पता है जब भी केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसमें समथिंग न्यू इज फाउंड, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। नया प्रोडक्ट तभी बनेगा जब पुरानी बॉन्ड्स हैं वो जब मीन्स की ब्रेक करेंगे, तभी उससे हम न्यू फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट की। तो इस वजह से अगर आप इसके जनरल फॉर्मूले को देखो तो आप देख सकते हो इसमें ROR का मीनिंग है कि ऑक्सीजन इट इज इन द सेंटर और दोनों साइडों में R ग्रुप होता है। R ग्रुप का मीनिंग है कि इसमें आप में कोई भी यू कैन से कि कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई अराइल ग्रुप हो सकता है। तो आप दोनों साइड R ग्रुप होने से क्या होता है कि ये कुछ सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आप कुछ हद तक इसमें सिमेट्री होती है। वो इसलिए कि कई बार तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम टोटली 100% सिमेट्रिकल नहीं, बट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप ही ना, तो अल्काइल और अराइल ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये पता है कि ये लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। तो एक पॉइंट तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो ईथर्स हैं, ईथर्स आर लीस्ट। अब आपको बताया ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो अगर आपने फिर भी इसका केमिकल रिएक्शन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करने पड़ेंगे। ड्रास्टिक कंडीशन का मीनिंग होता है यहाँ तो जो कंडीशन है टेम्परेचर हमें हाई रखना पड़ सकता है या प्रेशर, डिपेंड की कौन सा रिएक्शन करवाना है, कैसी कंडीशन चाहिए। पर बेसिकली आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो हमें मीन्स की नॉर्मल मीन्स की रिएक्शन नहीं होगा, इसमें हमें ड्रास्टिक कंडीशन देनी ही पड़ेंगी। तो इसमें हम हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में या फिर जो भी आपने रिएजेंट डालना वी कैन टेक दैट इन एक्सेस, या फिर कंसंट्रेटेड एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। वो डिपेंड करेगा भी किस टाइप का रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, बट आपको इस चीज़ का पता है कि इसमें लेनी तो हमें ड्रास्टिक कंडीशन नहीं पड़ेंगे। और सेकेंडली अब आप इस चीज़ पे फोकस करोगे इसमें बॉन्ड कौन सी ब्रेक करने के चांसेस है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें ROR में ऑक्सीजन एंड कार्बन की बॉन्ड ही दोनों साइड सेम टाइप की बॉन्ड है, R और मीन्स की देयर इज द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन एटम। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगी और दोनों में से 1 बाय 1 दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या इसमें रिएजेंट डाला है। तो इस टाइप के जो हमने फर्स्ट कैटेगरी करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर, उसमें हमने फर्स्ट टाइप के रिएक्शन हो किसमें आएंगे, दैट इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड मीन्स की ये जो मीन्स की अल्काइल मीन्स ये कार्बन है एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड है वो क्लीव करेगी, वो बॉन्ड ब्रेक करेगी, तभी हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है दैट इज द रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद द हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास कौन कौन से हैं, यू नो वी आर हैविंग दिस HCl, HF होता है, देन HCl है, देन HBr है, देन वी आर हैविंग द हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड जिनके साथ हमने इसका रिएक्शन डिस्कस करना है। अब आपको बताएगा ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो हम जो इसमें एसिड लेंगे वो भी हम कौन सा लेंगे, जो हाईली एसिडिक होगा, जो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर आप इन चारों एसिड्स को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल या साइज ऑफ द एटम क्या करता है, वो इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स कि अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड को भी डिस्कस करते हो, HF, देन HCl, देन HBr, देन HI, तो इट मीन्स कि इसमें से जो हाइड्रोजन आयोडाइड है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। मोस्ट रिएक्टिव इसलिए कि उसमें हाइड्रोजन और हैलोजन एटम की जो बॉन्ड है दैट इज लॉन्गेस्ट वन, वो सबसे लंबी बॉन्ड है। तो लंबी जितनी लॉन्ग होगी उतनी वो वीक बॉन्ड होगी। अगर वीक है तो वो जल्दी ब्रेक कर जाएगी, तो उतनी ईजिली वो क्या करेगी, H पॉजिटिव वन दैट इज प्रोटोन वो रिलीज करेगी। तो जब भी हमने रिएक्शंस करवाने हैं इसके मीन्स ईथर के विद हाइड्रोजन हैलाइड, फर्स्ट कैटेगरी के जो रिएक्शन है उसमें है विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमने इसका रिएक्शन डिस्कस करना है। तो पहले रिएक्शन डिस्कस करने से पहले आपको इस चीज़ की क्लैरिटी तो होगी जब भी आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ईथर्स के रिएक्शन करवाने हैं तो हमने एसिड कौन सा लेना है जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आइदर वी कैन टेक द HBr या फिर HI, इन दोनों एसिड्स में से हमने एक एसिड लेना होगा, क्योंकि इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज लाइक दिस कि हाइड्रोजन आयोडाइड दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस वजह से ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ड्रास्टिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कौन सा इसमें एसिड लेना है, HBr, या तो आप HBr लोगे या फिर HI, इन दोनों में से कोई भी एक एसिड की प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे।
और अब आपने जब इसका रिएक्शन करवाना होगा तो इसको हम क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेंगे। ये तो आपने ये डिस्कस कर लिया, तो हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा लेना है। अब हम इसकी एक बेसिक आउटलाइन डिस्कस करने के बाद इसका मैकेनिज्म करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस रिएक्शन की बेसिक आउटलाइन डिस्कस करो तो उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में सपोज अगर आपके पास ये ईथर का मॉलिक्यूल है ROR, इसमें हम अगर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड डाल रहे हैं दैट इज HX, सो आपने पहले इसकी कंसेप्ट को समझ लिया कि रिएक्शन कैसे होगा। तो यू नो कि जब ये एसिड है तो एसिड क्या करेगा, एक प्रोटॉन रिलीज करता है और दैट प्रोटॉन विल कंबाइन विद, इसमें इस टाइप से रिएक्शन हो सकता है कि दैट प्रोटॉन कैन कंबाइन विद RO। एक तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि इसमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल बने, ROH बने, और सेकेंड पॉसिबिलिटी साथ में क्या है कि R जो इसमें रह जाएगा X हैलाइड आयन एंड द सेकेंड R ग्रुप, क्योंकि मीन्स की ईथर में हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप होते हैं। एक अल्काइल ग्रुप तो हाइड्रोजन के साथ ये एल्कोक्सी वाला पार्ट, एक एल्कोक्सी वाला पार्ट है, एक कौन सा है जो पेरेंट चेन हम कंसिडर कर सकते हैं। ये तो अभी जर्नल ले रहे हो, आपने बस इस चीज़ को समझना है कि एक जो RO वाला पार्ट है दैट विल टेक हाइड्रोजन, वो क्या बनाएगा, वो एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। और जो दूसरा आपके पास अल्काइल ग्रुप रह जाता है R, वो क्या करेगा, दैट विल कंबाइन विद द हैलाइड आयन, जो इसमें से RX में से प्रोटोन ने तो RO के साथ एल्कोक्सी के साथ मिलके अल्कोहल बना लिए, बट आपके पास जो हैलाइड आयन बच गया है वो क्या करेगा, वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके ये अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। ओके तो ये फर्स्ट स्टेप इसका होगा। बट अगर हम ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेस में लेते हैं, ठीक है। एक्सेस में लेंगे तो फिर ये जो अल्कोहल बना है, ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग इट इन एक्सेस, अगर आपके पास जो HX है दैट इज इन एक्सेस, एक्सेस मीन्स कि ज़्यादा हम डालते हैं, और इसको जब भी आपने ये रिएक्शन करवा रहे हैं इसको हमें 373 केल्विन तक हीट भी करना पड़ेगा। इसको मीन्स कि हाई टेम्परेचर पे हीट करके फिर ही ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ये आपको पता है लीस्ट रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप है, तो इसमें इसको हीटिंग करने पे रिएक्शन होना है। अब आपने देखना है कि जब आपका फर्स्ट स्टेप करवाओगे तो ईथर के एक मॉलिक्यूल में से एक अल्कोहल का और एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। बट अगर आपने हाइड्रोजन हैलाइड को कुछ एक्सेस में लिया हुआ है तो फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल में जो OH दैट विल कंबाइन विद द H, वो H के साथ मिलके डिहाइड्रेशन करेगा, यू कैन से वाटर फॉर्म करेगा, इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा, और जो दूसरा अल्काइल और एक हैलाइड आयन रह जाएगा दे विल कंबाइन टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। इस वजह से हमारे पास ये जो दूसरा मॉलिक्यूल एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल था ये दोबारा, ठीक है, इट अगेन कन्वर्टेड इनटू द अल्काइल हैलाइड। ओवरऑल आप इस स्टेटमेंट पे, इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, इफ़ वी आर टेकिंग द हाइड्रोजन हैलाइड इन एक्सेस, ether molecules will combine to form two molecule of alkyl halides, ठीक है, एंड वाटर। इट मीन्स कि इसमें ओवरऑल हमारे पास दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। अगर आप ये जो हाइड्रोजन हैलाइड उसको हम एक्सेस में यूज़ करते हैं, एक मॉलिक्यूल आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में RX निकला है, और अगर ये एक्सेस में था तो जो इसमें अल्कोहल जनरेट हुआ है उसने फिर जो और मीन्स कि एक्सेस में हाइड्रोजन हैलाइड पड़ा है उसके साथ कंबाइन करके एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को उसने जनरेट कर दिया है। इसको अगर आप एग्जांपल हम इसका देखें, ठीक है, सपोज आपने कोई एग्जांपल लिया, वी हैव टेकन दिस CH3 CH, ठीक है, दिस इज अ मिथाइल डाईमिथाइल ईथर, यू कैन से मिथऑक्सी, अगर IUPAC नेम रखो तो मिथऑक्सी होगा, मिथ और ऑक्सी, और ये पेरेंट चेन मिथॉक्सी मीथेन। इसमें अगर हम ये हाइड्रोजन आयोडाइड डाल रहे हैं और इसको 373 केल्विन तक इसको आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में दिस मिथॉक्सी विल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल। एक तो हमारे पास पहले मिथेनॉल बन जाएगा, ओके, और जो आयोडाइड रह जाएगा और यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप रह जाएगा दे विल कंबाइन टू फॉर्म द मिथाइल आयोडाइड। दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब ये जो मिथेनॉल बचा है, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप में मिथेनॉल जनरेट हुआ है, अब क्योंकि हमने ये जो लिए इसको हमने एक्सेस में लिया है, अगर ये एक्सेस में है तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो मिथेनॉल है और इसके हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, अगेन ये भी क्या होगा, OH विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन एंड आयोडाइड एंड दिस मिथाइल, ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड प्लस वाटर।
इस तरह से आपके पास जब भी मीन्स की आप देख सकते हो ईथर्स में आप हाइड्रोजन हैलाइड डालते हो, इसका रिएक्शन करवाते हो, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के जनरेट होंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है। इसको अगर आप कोई और मॉलिक्यूल ले रहे हो, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन लेते हैं, THF जिसको आप बोलते हो, इट इज़ द टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसको भी अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड के एक्सेस में हीट करते हो, ओके 373 पे वही आपने हीट करना है इसको, तो क्या होगा अगेन आप देख सकते हो कि ये जो, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप इसको एक्सेस में यूज़ कर रहे हो तो 2 अल्काइल हैलाइड के मीन्स की 2 पोजीशंस पे दोनों साइड जो अल्काइल कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक करेगी, तो 2 इसमें हैलाइड मॉलिक्यूल जनरेट होने हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड है वो ब्रेक करेगी, और दोनों पोजिशन पे हमारे पास क्या आएगा, अगर आप देखो तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कार्बन है, और यहाँ पे 2 साइड्स हैं जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रही है। जब आप इसको एक्सेस में ले रहे हो हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा वो 4 कार्बन की जो चेन की लेंथ होगी दैट इज ऑफ 4 कार्बन, 4 कार्बन एटम उसमें होंगे, और दोनों साइडों में हमारे पास यहाँ पे हैलाइड का जो मीन्स की मॉलिक्यूल वो रखे लगेगा, क्योंकि आपने इसमें देखा है कि इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड आपने एक्सेस में लिया हुआ है। हाइड्रोफ्यूरेन में जब आप एक्सेस में हाइड्रोजन आयोडाइड डालोगे तो 2 पोजीशन पे आयोडाइड आयन जो है वो जनरेट वो मीन्स की अटैच होगा, तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड की, क्योंकि हमने बोला था कि इसमें एक्सेस में डालने पे 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, इट मीन्स कि 2 पोजीशन पे हैलाइड आके सब्स्टिट्यूट होता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करोगे तो हमारे पास ये जो बन के आएगा, यू कैन सी कि 1 2 3 4 कार्बन की चेन और 2 आयोडाइड आयन इसमें है, तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ 1,4 डाई आइडोब्यूटेन। इस तरह से कुछ एग्जांपल आपने एक्स्ट्रा भी याद करने, कई बार रिंग्स वाले कंपाउंड में भी आ जाए, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी आपने हाइड्रोजन हैलाइड को डालना है तो आयोडाइड के मीन्स की 2 मीन्स की हाइड्रोजन हैलाइड सॉरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास जनरेट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2 पोजीशन पे आयोडाइड लगा है, मीन्स की फर्स्ट पे एंड देन द सेकेंड पे, इन दोनों पे लगेगा। साथ में क्या जनरेट होगा, देन वाटर मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन है वो H2O की फॉर्म में जनरेट होगी, जो इसमें हाइड्रोजन मीन्स की आप देख सकते हो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो हाइड्रोजन है कि 2 मॉलिक्यूल इसके आप यूज़ कर रहे हो, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो वाटर जो है इसका साइड प्रोडक्ट निकलेगा। मेन प्रोडक्ट आपका 1,4 डाई आइडोब्यूटेन बनेगा। तो दिस इज जस्ट बेसिक आउटलाइन कि जब अगर अपने सिंपल सिमेट्रिकल वे में अगर हम सिमेट्रिकल ईथर्स लेते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स में अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हो तो उसमें क्या बनेगा, उसमें आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा। इसके बाद अब हमने देखना है कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। क्या होगा कि जैसे भी आपने मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में कि प्रॉपर हमने डिटेल देखनी है कि कैसे वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, किस वे से उसकी बॉन्ड ब्रेक करनी है, इस चीज़ को आपने नोटिस करना है। तो सबसे पहले आपको मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी जरूरी है कि ये जो ईथर्स होते हैं, अगर आप ईथर्स के मॉलिक्यूल्स को जनरल फॉर्मूला ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो ईथर में जो सेंटर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इज हैविंग द 2 लोन पेयर ऑन इट। ठीक है कि ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर इसका 2 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसकी आउटर मोस्ट में होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो आपको पता है कि अगर 6 इसके पास की इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन वो तो ऐसे लोन पेयर पड़े हुए हैं ना, तो लोन पेयर इसके पास है, तो इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑफ ईथर, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इसके बेसिस हम कह सकते हैं ईथर्स आर द लुईस बेसिस। ईथर्स क्या होते हैं, दीस आर द लुईस बेसिस, कि लुईस बेसिस की तरह बिहेव कर सकते हैं कि दे कैन डोनेट द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं, जो उनके 2 लोन पेयर हैं, उनको दे सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं जो ईथर्स होते हैं लुईस बेसिस, इनको बेस की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पे। कई बार आपको रीजन असर्शन में ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज द लुईस बेसिस, तो यू मस्ट नो कि इट इज राइट। वो इसलिए राइट है, नीचे रीजन दे सकते हैं। रीजन आपको पता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या आपको रीजन दिया होता है, बट आपको राइट स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि दिस इज द राइट रीजन फॉर दैट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि क्योंकि ये एक लुईस बेसिस है ईथर्स, तो बेसिस जो होते हैं बड़े इजीली एसिड्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जब भी हम इसको, जैसे हमने इसमें हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड्स एक टाइप के एसिड्स ही हैं।
तो एसिड्स है, जब भी आप हाइड्रोजन हैलाइड को इस ईथर्स में डालोगे तो वो क्या करेंगे, दे विल गेट प्रोटोनेटेड, उनकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। प्रोटोनेशन क्यों होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो एक प्रोटॉन जनरेट करेंगे। प्रोटॉन मीन्स कि H पॉजिटिव आयन देंगे। H पॉजिटिव आयन का मीनिंग होता है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो क्योंकि हमारे पास ये जो ईथर्स हैं, ईथर्स क्या हैं, बेसिस हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इजीली वो जो मीन्स की प्रोटोनेशन होनी इजी पॉसिबल हो जाती है। तो अब आप इसमें देखो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या आएगा, मैकेनिज्म है प्रोटोनेशन ऑफ द ईथर। तो ईथर्स का अगर आपने सपोज पहला एग्जांपल हमने ये लिया है, इट इज़ अ मिथॉक्सी मीथेन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है। अब जब आप इसमें हाइड्रोजन हैलाइड डालोगे, ठीक है, दिस इज अ हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन आयोडाइड डालना है तो आपको पता है कि इसमें से एक H पॉजिटिव आयन जनरेट होगा, एक तो इलेक्ट्रोफाइल है हाइड्रोजन। H पॉजिटिव क्या है, सिंपल सी बात समझो कि जो H पॉजिटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एसिड्स में से निकल रहा है। और जो दूसरा पार्ट है आयोडाइड वाला, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इट मीन्स कि H पॉजिटिव किस में से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, एक आयोडीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आयोडाइड क्या है, ये एक इसमें न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप अटैकिंग रिएजेंट डाल उसमें क्या क्या है और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्योंकि मैकेनिज्म डिस्कस करें तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज अ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में पहले तो इस हाइड्रोजन हैलाइड में से H पॉजिटिव आयन आएगा। अब आप देख सकते हो H पॉजिटिव जो होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा। अगर आप ईथर के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो तो आपको ये ऑक्सीजन ही ऐसी साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन ये ऐसी साइड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर ये प्रोटोनेशन होगी। तो जब आपने इसका प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का ये तो चलो आपको पता ही है। अब आप इसमें देखो CH3 देन ऑक्सीजन एंड CH3, ठीक है। अब इसके ऊपर जब एक प्रोटॉन आके अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास कितने थे, 2 लोन पेयर थे ऑक्सीजन के पास, एक लोन पेयर तो एज सच ही पड़ा रहेगा, ठीक है। बट जो दूसरा लोन पेयर था, ये 2 थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने यूज़ किया और जो एक इलेक्ट्रॉन था दैट इज गिवन टू द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को दे दिया, ठीक है। इस तरह से अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स कि हमने क्या करवा दिया, हमने ईथर की प्रोटोनेशन करवा दी है। तो ये आपके पास क्या बना, दिस इज अ प्रोटोनेटेड ईथर, या आप इसको बोल सकते हो ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन क्यों बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मोस्टली जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं ना, उनमें जो सफिक्स होता है IUM यूज़ करते हैं, जैसे अमोनियम IUM लगेगा, ठीक है, और नाइट्रोनियम। तो इस तरह से जिसके पीछे भी मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितने भी कैटायंस होते हैं उनके पीछे हम जो सफिक्स है वो IUM यूज़ करते हैं। नॉर्मली जैसे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उनके पीछे IDE आइड लगाते हैं, 8 लगाते हैं पॉलीटॉमिक एनायन के केस में, ये उनकी पहचान होती है कि उनमें हम ये लगाते हैं। इस तरह से ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है तो इसको हम ऑक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं। इसके 2 नेम है, एक तो बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोटोनेटेड ईथर और ऑक्सोनियम आयन, इसको ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं, इट इज़ द ऑक्सोनियम आयन। अब आपको पता है जब भी किसी के स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में फिर क्या होगा, आप इसके सेकंड स्टेप को देखो। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द आयोडाइड ऑन द प्रोटोनेटेड ईथर। आपने फर्स्ट स्टेप में अभी देखा है कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड था जिसमें H पॉजिटिव जो प्रोटॉन था उसने तो इस ईथर की मॉलिक्यूल की प्रोटोनेशन कर दी ऑक्सीजन एटम के ऊपर, सो हमारे पास प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। बट ये जो आयोडाइड है ये तो रह गया ना, इसमें से हाइड्रोजन आयन तो चलो निकल गया, वो तो प्रोटोनेशन में यूज़ हो गया। ये जो आयोडाइड रह जाएगा, ये अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपके प्रोटोनेटेड ईथर एक रिएक्टिव स्पीसीज जनरेट हुई है उसके ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो आयोडाइड इट इज़ वन ऑफ द गुड न्यूक्लियोफाइल, ये बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और ये कहाँ पे जाके अटैक करता है, जहाँ पे इसको लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस मिलती है, जहाँ पे सबसे कम उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उस एरिया पे, या कम इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस वाले एल्काइल ग्रुप के ऊपर ये अटैक करता है। तो अब आपने देखना है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड ये क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन दिस। पहले आप इस चीज़ को समझो कि इसमें आपके पास ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ईथर जनरेट हुआ था जिसमें इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये ऑक्सीजन जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि ये जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप है इसके कार्बन के ऊपर के भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड जनरेट हो जाएगी।
तो जब भी आयोडाइड जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अप्रोच करेगा तो इसको बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये पीछे से आके अटैक, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इसके साथ इसको अटैक इसलिए कर रहा है सो दैट कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रिलीज हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। इन द सेम वे ये जो रिएक्टिव स्पीसीज है इट इज़ नॉट स्टेबल, तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगी तो अब ये आप देख सकते हो क्योंकि आयोडाइड एक न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन क्या है, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन की एक टेट्रावेलेंट स्पीसीज है। तो कार्बन जब भी रिएक्शन देगा वो कौन सी रिएक्शन देगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा। ठीक है, एक अभी आपने देखना है कि इसमें आपके पास न्यूक्लियोफाइल निकल के आया है जो अटैकिंग रिएजेंट है और कार्बन ने क्या करना है कि ये जो कार्बन की यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगी और ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ करेगा, इस आयोडाइड के साथ, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बनानी है। ओल्ड बॉन्ड जो है दैट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन वो टूटेगी और फिर वो नई बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक तो हो ही रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अटैकिंग रिएजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी का। और क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप एक चीज़ और नोटिस करो, इस एक ही स्टेप में ये जो अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और जो मेन रिएक्टेंट है वो भी आ रहा है। इट मीन्स एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइड बाय साइड हो रही हैं। आप कह सकते हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द 2 रिएक्टिव स्पीसीज। एक तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, दूसरा ये जो आपके प्रोटोनेटेड ईथर है ये। इस वजह से आपका ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, अगर आपने को याद हो तो आपने हेलोल्केन्स के चैप्टर में SN2 रिएक्शंस किए थे। SN2 में क्या था, when the rate of the reaction depend upon the concentration of 2 reactive species, 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसमें वही चीज़ हो रही है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट भी है, दूसरी रिएक्टिव स्पीसीज ये हमारे पास ये मीन्स प्रोटोनेटेड ईथर हो गया और दूसरा ये सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, एक को हटा के दूसरा लगेगा, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। और सब्स्टिट्यूशन करवा कौन रहा है, न्यूक्लियोफाइल। इस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये कौन से रिएक्शन से किस मैकेनिज्म से प्रोसीड करेंगे, इट विल प्रोसीड वाया द SN2 मैकेनिज्म। इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, वो आपने याद रखना है क्योंकि आपको रीजन असर्शन में स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स में विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज फॉलोड। ये भी डिपेंड करेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा एल्काइल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चीज़ को समझ लो कि जब इसमें प्राइमरी ईथर है, आप देख सकते हैं इस दोनों केसेस में आपके पास सिंपल मेन कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप जो प्राइमरी इन नेचर है। इस हिसाब से इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN2। और आपको याद होगा कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, आप देखो इसमें CH3 और ये जो आयोडाइड आ रहा है इट विल ट्राई टू मेक बॉन्ड विद द कार्बन, और कार्बन ने क्योंकि बॉन्ड तो 4 ही बनानी है ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ वाली बॉन्ड है ये क्या करेगी, ये इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी और ये न्यू बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगी। इस तरह से यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन के आएगी। ठीक है, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट जिसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ अपनी बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और साइमल्टेनियसली वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ अपनी बॉन्ड फॉर्म भी कर रहा है। इस चीज़ पे तो आप लोग ध्यान से देखो, इसमें इस तरह से ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें क्या बनेगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और इस तरह से ये आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड्स हैं, एक टूट रही है और एक फॉर्म हो रही है। और मैकेनिज्म कौन सा हो गया, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म के रिगार्डिंग आपको एक स्पेशल इसका पता होगा कि SN2 में क्योंकि एट ए टाइम 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस साइड से रिएक्ट करता है, बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है। वो क्यों, आप देख सकते हैं एक साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रही तो ये ग्रुप जा रहा है, ठीक है, तो अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है, फ्रंट साइड सारी ब्लॉक है, तो बैक साइड जो इसकी फ्री है उसी साइड से अटैक होगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो स्टेरिक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है SN2 में। स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे जब आप इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करोगे तो यू नो दैट कि इस केस में प्राइमरी एल्काइल है राइट साइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 देन सेकेंडरी देन टर्शरी वाले आते हैं SN2 में। दिस इज फॉर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, अब तो आपको प्रोडक्ट नज़र आ ही रहा होगा कि ये यहाँ से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा
और साइड में हमारे पास मिथाइल और आयोडाइड मिला के एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन के आएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस मिथाइल आयोडाइड एंड सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है, ये मिथेनॉल का। दिस इज अ मिथेनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। इस वजह से मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमारा मेन फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक की है और एक मिथाइल आयोडाइड का मॉलिक्यूल जनरेट हो गया है। अब आपने देखना है कि ये जो मिथेनॉल का मॉलिक्यूल बन गया है, अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में लिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन जो हैलाइड है हमारा, ये जो आपने लिया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड अगर एक्सेस में यूज़ किया है तो जो आपके पास मिथेनॉल बना है वो आगे फिर फर्दर रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोजन हैलाइड में, क्योंकि अभी भी और पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। अभी इसने पहला मॉलिक्यूल जनरेट किया है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये बात डिस्कस की थी, जब भी आपने हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाना है इनके साथ, ईथर्स के साथ, इन केस हाइड्रोजन हैलाइड दे आर इन एक्सेस, तो वी विल गेट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो पहला मॉलिक्यूल तो बन गया है, अभी रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं। अब ये थर्ड स्टेप आएगा, स्टेप 3 में फिर वैसे ही चलेगा। आप मेंशन कर सकते हो इफ़ HI इज इन एक्सेस, अगर एक्सेस में होता है तब ये रिएक्शन आगे जाएगा। उस केस में क्या है, अगेन आपके पास स्टार्टिंग में इस बार क्या हो गया रिएक्टेंट, दिस इज मिथेनॉल। अब इसमें फिर जो सेकंड मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन आयोडाइड को वो कंबाइन करेगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड ने क्या करना है, इट विल गिव द H पॉजिटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव है इसका, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की ये प्रोटोनेशन करवाएगा, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं जिसमें प्रोटोनेशन होती है CH3। ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, ये आपका इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है। इसमें प्रोटोनेटेड मिथेनॉल आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देखो जो H पॉजिटिव वो तो चलो इसमें यूज़ हो गया, बट अब आगे देखो, ठीक है, जो सेकंड स्टेप आएगा उसमें फिर क्या होगा, फिर जो आगे इसका नेक्स्ट वर्ड में प्रोसीड करें तो ये जो आयोडाइड है, आयोडाइड जो है वो इसमें जो आपके पास मिथेनॉल बन के आया है, फिर इसको बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है। फिर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगी, जो आपने पहले किया सेम वैसे ही करना है कि पहले आपके स्टार्टिंग में ईथर था, अब ईथर की स्पेस पे आपके पास अल्कोहल है। फ़र्क तो सिर्फ एक H का ही पड़ा ना, पहले इसमें H की प्लेस पे मिथाइल था, अब उस मिथाइल के प्लेस पे हाइड्रोजन है। बाकी सारा तो वही करना है आपने, वही मीन्स की HI ली है, उसने फिर ऑक्सीजन के आपको ऊपर आके प्रोटोनेशन करवानी है। जब प्रोटोनेशन हो जाएगी, अब ये रिएक्टिव है, तो साथ में जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है वो फिर से बैक साइड अटैक करेगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से इसमें क्या बनेगा, वही आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होनी है, बट इस बार फ़र्क क्या पड़ना है कि यहाँ पे प्रोटॉन है, वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। और जब ये फाइनली प्रोडक्ट बनाएगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होगा, और बाकी क्या बनेगा, दूसरा हमारा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड दैट इज मिथाइल आयोडाइड का सेकंड मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एक आपका इसमें मिथाइल आयोडाइड का, साथ में H2O वाटर। ओवरऑल देखा जाए तो इस मैकेनिज्म में हमारे पास फिर 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं। तो दिस इज द मेन, एक तो आपका यहाँ से बना और एक ये फर्स्ट स्टेप में बना था जो मेन पहले। अब आपको पता है कि इसमें 2 स्टार्टिंग से अगर आप इसको रिव्यू करें तो सिंपल सी बात है कि हमने इसमें हाइड्रोजन हैलाइड लेनी है। हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, एक एसिड है, ठीक है, और ईथर क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो ईथर क्या है, एक लुईस बेस है। अब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा, जो बेस है बड़ा इजीली प्रोटॉन ले लेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो वही बात हमने बताई है कि मैकेनिज्म में आपको पता है कि ईथर्स आर द लुईस बेसिस। तो फर्स्ट स्टेप में ईथर्स आए, आपने हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल डाला है, उसने प्रोटोनेशन करवाई, प्रोटॉन वहीं पे जाके लगेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे उसको। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नजर आ रहे हैं उसको, ऑक्सीजन पे, ठीक है। प्रोटॉन क्या था, हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो यहाँ पे ऊपर अटैच हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया,
ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये क्या बन गया आपका प्रोटोनेटेड ईथर। अब ये जो प्रोटोनेटेड ईथर बना है, ठीक है, अब इसमें आयोडाइड भी तो बच गया था ना, उसके ऊपर भी तो देखो एक हाइड्रोजन आयन और एक आयोडाइड। अब ये जो आयोडाइड है सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ आयोडाइड ऑन प्रोटोनेटेड ईथर, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हुआ, अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी के लिए आगे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि आयोडाइड ने बॉन्ड बनानी है, आयोडाइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड अटैक करेगा और एट ए टाइम दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मीन्स की रिएक्टेंट भी और न्यूक्लियोफाइल भी। तो ये क्या हो गया, ये एक SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगी, यहाँ पे फॉर्म करेगी। इस तरह से ये जो मिथाइल और आयोडाइड का बॉन्ड बनेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हुई है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगी और साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल के साथ जो है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ ये बॉन्ड बनेगी। और जो इसमें मिथेनॉल है, इट इज़ जस्ट लाइक ए लीविंग ग्रुप, ये एक लीविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ये यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड और मिथाइल के बीच में। तो CH3OH ये ऐसे मिथेनॉल हमारे पास साइड प्रोडक्ट बन गया और एक प्रोडक्ट कौन सा बन गया, मिथाइल आयोडाइड। सो अब ये मिथाइल आयोडाइड तो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, बट आपके पास जो मिथेनॉल है ये फर्दर रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक्सेस में लिया है। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल मिथाइल हाइड्रोजन हैलाइड का इसमें आएगा, अगेन वो सेकेंड मॉलिक्यूल जो रह गया है मिथेनॉल का उसकी प्रोटोनेशन करवाएगा, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल का अगर आगे देखो, इसका जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आयोडाइड जनरेट हुआ है, वो फिर से वही ऊपर वाला स्टेप आपने दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया, बस 2 बार लिखा, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि आपको बताया जैसे ईथर में 2 बॉन्ड्स हैं, एक फर्स्ट बॉन्ड ये इधर से है, सेकंड बॉन्ड आप इधर से ले सकते हो। पहले आपने फर्स्ट बॉन्ड के लिए मेंशन किया था, अब आपने सेकंड बॉन्ड के लिए 2 बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, तो 2 अल्काइल हैलाइड आपके पास जनरेट होंगे ना, एक R1 और एक R2 के लिए। इस वजह से इसीलिए हमने सेकंड स्टेप भी सेम इसी तरह से ही जाना है। आयोडाइड विल अटैक ऑन दिस मिथाइल, मिथाइल के साथ फिर वो वही उसी तरीके से बैक साइड अटैक हो रहा है, तो ये वही प्रोसीजर है, SN2 की थ्रू ही प्रोसीड कर रहा है। और नेक्स्ट पहले आपका अल्कोहल निकला था, अब इसमें क्योंकि अल्कोहल नहीं है, अब इसमें वाटर जनरेट होगा H2O, और साथ में यहाँ से ये मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड। जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ईथर्स के रिएक्शन होते हैं, तो ये मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है। ये तो अभी तक आपने किया था ना, कि जिसमें केस में सिमेट्रिकल ईथर के केस में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है अनसिमेट्रिकल ईथर्स के केस में। नो डाउट मैकेनिज्म तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी डिपेंड करेगा कि जो आपने एल्काइल ग्रुप लगे हो वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं कि टर्शरी हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ अब हम इसको अनसिमेट्रिकल ईथर्स को डिस्कस करेंगे, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तक आपने देखा था कि हाइड्रोजन हैलाइड जब सिमेट्रिकल ईथर में हम उनका रिएक्शन करवाते थे, तब क्या फॉर्मेशन होती, कौन सी रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसमें आपने देखा कि 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं अगर आप एक्सेस में है। अब हमने देखना है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स है, अनसिमेट्रिकल ईथर का मीनिंग है कि जो आपके पास जो ROR है, ठीक है, ROR, इसमें जो 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, दे आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, अलग अलग है। मे बी एक साइड आपके पास मिथाइल लगा हुआ है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड आप ले सकते हो कि आपका यहाँ पे मान लो कि सेकेंडरी कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ आगे 2 कार्बन ग्रुप अटैच है। तो इस साइड एक साइड प्राइमरी है, एक साइड सेकेंडरी। तो इस टाइप के जो ईथर्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं। अब हमने देखना है कि अनसिमेट्रिकल के केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे। नो डाउट जब आपने ऐसे केसेस में भी सिंपल से अगर आप आउटलाइन समझो, अगर आप इसमें हैलोजन हैलाइड डालते हो, ठीक है, होना तो वैसे ही है कि इनमें से कोई एक जो ग्रुप है दैट विल टेक द हाइड्रोजन, एक आपके पास देख सकते हो कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन रहा है, कि ये जो मीन्स की ये हमने लिया अब आइसो प्रोपाइल का यूनिट लिया है, 1 2 3 3 कार्बन एटम है और आइसो पोजीशन पे ये प्रोपाइल का यूनिट है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलके ये एल्कोक्सी वाला पार्ट हाइड्रोजन ले लेता है, तो एक तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है, और दूसरा जो अल्काइल वाला पार्ट रह गया ये मिथाइल है। ये जो मिथाइल है ये इस हैलोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, एक अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि चाहे मेन हमारे पास सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड सिमेट्रिकल ईथर है या फिर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो दोनों में क्या बनना है, पहले अल्कोहल बनेगा,
ठीक है, साथ में एक अल्काइल हैलाइड बनेगा। बट अल्कोहल इनमें से अगर दो अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप हैं तो कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्कोहल बनाएगा और कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड बनाएगा, ये डिपेंड करता है उनका नेचर क्या है। ठीक है, ये उनकी डिग्री पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी कैटेगरी का वो अल्काइल ग्रुप है कि सेकेंडरी का है कि टर्शियरी अल्काइल ग्रुप कौन सा है। इस चीज़ को अब हमने डिस्कस करना है कि इसमें जब सेकंड स्टेप में हमारा हम आगे जाके देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, वो किसको प्रेफर करेगा, वो प्राइमरी वाले अल्काइल ग्रुप को प्रेफर करेगा या फिर सेकेंडरी वाले अल्काइल ग्रुप को प्रेफर करेगा। तो फिलहाल आपको ये पता लग गया होगा कि इनसिमेट्रिकल के केस में प्रोडक्ट तो वही बनने हैं, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड ही बनेगा फर्स्ट स्टेप में। अगर आप एक्सेस में लेते हो उस केस में दोनों अल्काइल हैलाइड बनते हैं, बट फर्स्ट स्टेप में आपका यही बनेगा। तो अब कि जब आपके पास ईथर के फॉर्मूले में आर, दोनों जो आर ग्रुप है यहाँ तो इनमें से एक प्राइमरी कैटेगरी का या फिर वो सेकेंडरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, तो क्या बनेगा, इस चीज़ को अपने बड़े ध्यान से समझना है। अब हम इसका रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने पहले एग्जांपल वो लिया है, सपोज आपने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है इसमें हमने लिया है कि ये जो CH3 है और एक क्या है CH2 CH3, इट मीन्स कि एक साइड तो आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा क्या हुआ है वहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा। इट मीन्स कि दोनों साइड ही कौन से अल्काइल ग्रुप में जो प्राइमरी नेचर के हैं। हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हमने वो लिया है जिसमें दोनों ही अल्काइल ग्रुप क्या हैं, प्राइमरी नेचर के हैं, बट प्राइमरी नेचर में भी इनमें डिफरेंस है। एक जो मिथाइल है दैट इज अ स्मॉलर ग्रुप, दूसरा इथाइल, इसमें 2 कार्बन है जो बड़ा ग्रुप है। जो छोटा ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। इस चीज़ को समझो कि छोटे ग्रुप में क्राउडिंग कम होती है, ठीक है, और जो बड़े ग्रुप में क्राउडिंग ज़्यादा है। क्योंकि जो आप अभी मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे, हमने भी डिस्कस किया था, जब भी हाइड्रोजन हैलाइड ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा रिएक्शन फॉलो करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। हमने देखा भी ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे थे। अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, N2 पे फोकस करो, दो रिएक्टेंट एक ही मीन्स की रिएक्शन के स्टेप में आ रहे हैं, दोनों पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रही है, तो क्राउडिंग कम चाहिए ना, ठीक है। तो SN2 के केस में जब अल्काइल हैलाइड बनते हैं, अगर उसमें SN2 फॉलो हो रहा है तो वो जो अल्काइल मीन्स की स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसको वो प्रेफर करता है। आप इसमें जब भी रिएक्शन करवाओगे आपने इसमें हाइड्रोजन हैलाइड डाला है, ठीक है, तो आपको पता है फिर वही उसी तरह से ना पहले स्टेप में तो प्रोटोनेशन ही होगी, ठीक है। अगर आप इसमें देखो तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोटोनेशन करवाएगा, ये CH2 CH3 है, और देन क्या होगा सेकंड स्टेप में ये जो आपके पास इसमें एक तो हाइड्रोजन है, एक आयोडीन है, आयोडाइड का आयन है। अब वो क्या करेगा, उसने आके बैक साइड अटैक करना है, ठीक है। जब वो बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करने के लिए उसको क्या है कि क्राउडिंग कम चाहिए, तो आयोडाइड जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वहीं उसी साइट पे अटैक करता है जहाँ पे उसको लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस मिलती है। इट मीन्स कि जब भी इस टाइप के रिएक्शन होंगे, जो अनसिमेट्रिकल ईथर वाला केस है प्राइमरी कैटेगरी केसेस में, तब क्या होगा, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का हम ले रहे हैं अभी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के लिए। देन क्या होगा, द स्मॉलर ग्रुप, जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है दैट विल जनरेट द हैलाइड, उसका अल्काइल हैलाइड बनेगा। जो बिगर ग्रुप है वो क्या करेगा, दैट विल फॉर्म द अल्कोहल। ये आप पॉइंट नोट कर सकते हो, ठीक है। इन अनसिमेट्रिकल ईथर्स, इन अनसिमेट्रिकल जो स्मॉल वाला है वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा, और जो बिगर अल्काइल ग्रुप है, बिगर अल्काइल ग्रुप विल फॉर्म अल्कोहल, वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। अब आप इसमें देखो, जब आपने आयोडाइड का जो सेकंड हाइड्रोजन जो उसमें प्रोटोनेशन करवा दी है, बट अब ये आयोडाइड पे फोकस करना है आप लोगों ने कि आयोडाइड अब रह गया है, ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये इसमें आयोडाइड बैक साइड से आएगा, आप देख सकते हो CH3OH, यहाँ पे इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, ठीक है। और जिस साइड क्राउडिंग कम होगी उसी तरफ तो आयोडाइड को स्पेस मिलेगा ना अटैक करने के लिए। तो जो आयोडाइड आएगा या हैलाइड आयन आएगा उसी साइड को प्रेफर करता है जहाँ पे उसको क्राउडिंग कम मिलती है। इसलिए प्राइमरी केसेस में अब आपके पास यहाँ पे दो
एक तो यहाँ पे ये C2H5 था ना, एक साइड तो इथाइल है, एक साइड मिथाइल है, तो ये मिथाइल वाले साइड ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। इस तरह से जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आएंगे, इस केस में प्रोडक्ट में यहाँ लिख देती हूँ नीचे, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे आपने, आई थिंक ये तो क्लियर हो ही गया। इन अनसिमेट्रिकल ईथर ऑफ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, स्मॉल अल्काइल ग्रुप जो होगा दैट विल फॉर्म अल्काइल हाइड, जो बिगर अल्काइल ग्रुप है वो क्या करेगा, वो अल्कोहल बनाएगा। इसी का अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लिखते हो, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास मिथाइल आयोडाइड बनेगा और अल्कोहल कौन सा बनेगा, C2H5OL वाला। इट मीन्स जो बड़े वाला अल्काइल ग्रुप था उसने अल्कोहल बनाया है और छोटे वाले अल्काइल ग्रुप ने क्या बनाया है, उसने हैलाइड बनाया है। इस चीज़ को तुम लोगों ने समझना, बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। एग्जाम में आपको ऐसे दिए होंगे रिएक्शन कि इस तरह से इनकम्प्लीट करने, मीन्स कि मे बी दे हैव गिवन, आपको ये 2 रिएक्टेंट दे सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर और हाइड्रोजन हैलाइड दे देंगे। देन दे विल आस्क यू व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, MCQs में ऑप्शंस दी होंगी। तो आप इस चीज़ को समझो, जब भी आपको ऐसे अनसिमेट्रिकल केसेस वाले, यानी सिमेट्रिकल तो इतना ही मीन्स कि उसमें तो इतना वो ट्विस्ट नहीं ना आता, अनसिमेट्रिकल वाले में कंफ्यूजन होती है बच्चों को भी। अब है तो दोनों अल्काइल, अल्कोहल किसका बनाए और हम मेन हैलाइड किसका बनाए, तो इस चीज़ को अपने को नहीं समझना है कि प्राइमरी वाला जो मैंने लिखा है अनसिमेट्रिकल में, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप वाले में स्मॉल ग्रुप जो है वो अल्काइल हैलाइड बनाता है, जो बिगर ग्रुप है वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पॉइंट को आपने देखना है। अभी आपने डिस्कस किया था प्राइमरी मीन्स की ईथर्स के केस में, प्राइमरी ईथर मीन्स की जिसमें दोनों ही ग्रुप आपके प्राइमरी है। अब आपने देखना है अगर आपके पास ऐसे अनसिमेट्रिकल ईथर है जिसमें एक साइड तो आपके प्राइमरी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड हमारे पास क्या लगा हुआ है, वी आर हैविंग द सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, तब क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है जिसमें सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, और आप बोल सकते हैं मिक्स्ड ईथर है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का, उसमें से आउट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप जो है वो अल्कोहल बनाएगा और कौन सा हैलाइड बनाएगा, तो आपको पता लगी गया होगा कि ये जो मैकेनिज्म है ये हम इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो SN2 में जो SN2 केस में लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो ग्रुप होता है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, उसमें प्राइमरी इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी इज लीस्ट रिएक्टिव। इस वजह से इस केस में भी आपको क्लियर तो हो ही गया है कि इनके, अब हम देख रहे हैं इस केस इनसिमेट्रिकल ईथर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है वो क्या बनाएंगे, वो अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इसमें हैलाइड होता है वो उसी अल्काइल ग्रुप को प्रेफर करता है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, क्योंकि उसने बैक साइड अटैक करना होता है। अगर वहाँ पे पहले क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी तो वो अटैक ही नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो लेस वाले को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है प्राइमरी वाला का वो तो अल्काइल हैलाइड बना देगा, और जो दूसरा सेकेंडरी ग्रुप बच जाएगा वो क्या करेगा, वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने इसी का एग्जांपल देखना है, सपोज आपके पास ये केस है CH3O CH3 तो ये क्या है, इट इज़ द मिथाइल, एक साइड आपके पास यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, मिथाइल, और यहाँ पे क्या है, दिस इज अ 1 2 3 प्रोप का यूनिट है, प्रोपाइल यूनिट है, बट ये कौन सी पोजीशन पे लगा, आइसो पे, जो सेपरेट आइसोलेट की हुई है, इसकी मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर है। अब इसको अगर तुम लोग देखो, इसका नेमिंग, इसकी नेमिंग चलो देख ली है। अब आप इसमें देखो, इसमें जब आपने हाइड्रोजन हैलाइड अगर डालना है तो क्या होगा, अगेन आप उसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट ना हो, पहले इसमें H पॉजिटिव आएगा, वो क्या करेगा, इसको आके यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या बन गया, CH3, ये आपके पास यहाँ पे साथ में जो आयोडाइड, हाइड प्रोटोन तो जो है वो तो चलो यहाँ पे लग गया ना, प्रोटोनेशन करवा दी इसने, ओके, ऑक्सीजन की तो प्रोटोनेशन हो गई है। अब जो आयोडाइड है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, ये ऑपोजिट साइड में यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो अगेन इट विल मेक बॉन्ड विद दिस, और यहाँ से ये क्या करेगी, ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेगी। आप देखो ना, पहले जब इसने बनाना है इसके साथ बॉन्ड तो आपके से ये रिएक्शन मिक्सचर बन के आएगा ना, ये आयोडाइड रह गया, आपके से हाइड्रोजन और आयोडाइड का मीन्स कि ये पार्ट था, मॉलिक्यूल था, जो H है वो तो उसने तो इसकी प्रोटोनेशन करवा दी, ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो गई, ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया है। अब जो आयोडाइड है ये भी रिएक्शन मिक्सचर में ही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक, इसके ऊपर बैक साइड अटैक करेगा,
इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिविटी जनरेट करेगा। तो ये इस साइड नहीं जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ग्रुप जो बल्कि लगा हुआ है, तो आयोडाइड जो न्यूक्लियोफाइल उसके लिए अप्रोच करना टफ है। तो ये जहाँ पे उसको कम भीड़ नजर आ रही है बैक साइड से जाके अटैक करेगा। और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? SN2, ये चीज़ SN2 फॉलो करेगा ये, ठीक है। 373 पे ये हो रहा है केल्विन पे, ओके। तो इस तरह से जब वो करेगा तो ये यहाँ से क्या बन के आएगा आपके पास, एक यहाँ से आपके पास मिथाइल आयोडाइड बनेगा और साथ में अल्कोहल कौन सा बनेगा, ये जो CH3 ये प्रोपाइल वाला पार्ट है, इट विल टेक दिस OH, ये ऐसे लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा। और आयोडाइड इसमें क्या है? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह से आपके जो सेकेंड प्रोडक्ट बन के आया है दैट इज द CH3, दिस इज अ आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो यही आपने समझना है कि इन केस अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं तो उस केस में दो दो अल्काइल ग्रुप हैं, आपने कैसे डिसाइड करना कौन सा अल्काइल ग्रुप ईथर अल्कोहल बनाएगा और कौन सा अल्काइल हाइड। जो कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला छोटे वाला ग्रुप होगा, स्मॉलर ग्रुप होगा प्राइमरी, ठीक है, जो स्मॉल ग्रुप है दैट विल फॉर्म अल्काइल हाइड। जो सेकेंडरी वाला पार्ट है, बड़े वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो बिगर वन है दैट विल फॉर्म द अल्कोहल। ये चीज़ आपने देखनी है। इसको अगर फिर आप देखो, अगर हमने एक्सेस में लिया हुआ है तो फिर अगेन ये जो अल्कोहल है दैट कैन कन्वर्ट इनटू द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड, इसमें फिर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। ये पॉइंट याद करने हैं कि मीन्स कि प्राइमरी क्या बनाएगा अल्काइल हाइड, सेकेंडरी बनाएगा अल्कोहल। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? SN2, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म की में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी देन टर्शरी होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब सो नाउ वी विल डिस्कस द टर्शरी। अभी आपने प्राइमरी अल्काइल हाइड एंड सेकेंडरी ग्रुप को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हाइड हो तो तब क्या होता है। सो अब हमने डिस्कस करने हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, जिसमें जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं उसमें से एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी नेचर है। टर्शरी नेचर का हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तब कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा और कौन सा जो मीन्स के अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा और कौन सा अल्कोहल फॉर्म करेगा। इस चीज़ को अब आपने ध्यान से देखना है। अब आपने ये चीज़ को देखना है कि सपोज आपके पास ये एग्जाम्पल है, वी आर हैविंग दिस ईथर मिथाइल और एक साइड एक ईथर में जो आपके पास दो अल्काइल ग्रुप है उसमें से एक तो मिथाइल है, दूसरा हमारे पास इसमें टर्शरी ब्यूटाइल का यूनिट लगा हुआ है, ओके। और इसका नेम क्या हो गया? दिस इज अ टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि अगर आप इसको अल्फाबेटिकली नेम लो तो ये जो ब्यूटाइल है वो पहले आता है, M जो है वो बाद में आता है, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब इस केस में देखा जाए तो एक तो आपका टर्शरी का ग्रुप है और एक क्या मिथाइल है। एक जो ग्रुप है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, दूसरा हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब हमने देखना है कि इस बार इसमें अल्काइल हैलाइड कौन सा ग्रुप बनाएगा और अल्कोहल कौन सा ग्रुप बनाएगा। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं उस केस में इनमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान से देखो, उस केस में जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो SN1 होगा, क्योंकि टर्शरी जो मेन से अल्काइल हैलाइड्स हैं वो बाद में टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट करते हैं, ठीक है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट होने से क्या होगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन्स आर वेरी स्टेबल, ठीक है। वो मीन्स कि देर मोस्ट स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल मीन्स कि उसको काउंट करते हैं, इसलिए वो जो रिएक्शन है वो फिर SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगा। अब आपने देखना है कि जब इसमें आपने हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करनी है, ओके, तो इस केस में जब आप इसको 373 केल्विन तक इसको हीट करोगे तो आपके जो मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा दैट इज़ एक तो मिथेनॉल बनेगा, ओके, साथ में हमारे पास जो यूनिट बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन के आएगा। दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड सेकेंड इज मिथेनॉल। समझने वाली बात ये, देखने वाली बात ये है कि जो इस बार जो टर्शरी वाला ग्रुप है उसने क्या किया, उसने अल्कोहल नहीं बनाया। पहले हमने ये देखा था कि सेकेंडरी प्राइमरी में कि सेकेंडरी वाला या बड़े वाला जो ग्रुप है वो क्या बना रहा है, वो अल्कोहल बना रहा है।
और छोटे वाला ग्रुप है वो हैलाइड बना रहा है। पर इस केस में रिवर्स हो गया है। अब आपने जब जिस ग्रुप में टर्शरी वाला आ जाता है वो फिर उस केस में वो जो मैकेनिज्म है उसका मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है। मैकेनिज्म इस बार जो मैकेनिज्म इसमें फॉलो होना है वो SN1 फॉलो होना है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में आपको पता है कि 1 क्या शो करता है कि इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट, एक के ऊपर ही वो डिपेंड करती है। तो इस केस में हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। अगर आपको याद हो अल्काइल हाइड्स हेलोकेन्स में पढ़ा है, तो अगर आप जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखो तो कार्बोकेटाइन में जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस है, ठीक है, आपको ये पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस होते हैं, ठीक है, दैट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन द प्राइमरी। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये SN1 में स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कि जो टर्शरी वाले वो मोर स्टेबल होते हैं। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो उनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी भी फिर इनकी इसी के बेसिस पे होती है। टर्शरी आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड दैट SN1 देन सेकेंडरी देन लास्ट में आएगा प्राइमरी। इसके बेसिस पे जब भी हमारे पास इस टाइप के टर्शरी अल्काइल हैलाइड वाले टर्शरी अल्काइल ग्रुप वाले ईथर्स होते हैं, उस केस में जब आप हाइड्रोजन हैलाइड उसमें डालते हो तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड का ग्रुप बनता है वो किसमें, उसमें टर्शरी वाला अल्काइल ग्रुप यूज़ होगा, और जो स्मॉलर वाला ग्रुप है वो अल्कोहल फॉर्म करेगा। अब अगर इसका आप मैकेनिज्म को देखो, इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब आपने स्टार्टिंग में ये लिया है CH3 ये सारा ग्रुप आप ऐसा ही लिखोगे। आपको पर्दा ये करना क्या है कि सबसे पहले जब आपने हाइड्रोजन हैलाइड इसमें डालना है, ठीक है, तो क्या होना, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जो इसका होगा वो रिवर्सिबल होगा। तो क्या होता है इसमें, फिर वही काम जो आप पहले करवाते हैं करना तो वही है। फिर आप कुछ H पॉजिटिव होगा वो इसकी प्रोटोनेशन करवाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, ये क्या बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप इसमें आएगा इसके बाद, ये जो इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप इसका मेंशन करते हो, यहाँ से अगर हम चलो देख लें तो ये जो प्रोडक्ट है इसका ये ऐसे मिथेनॉल निकल जाएगा, ठीक है, और साथ में मिथेनॉल और साथ में आपके पास क्या बनेगा यहाँ से C, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ये SN1 के थ्रू ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है, इट इज़ SN1 मैकेनिज्म। मेन आपने ये देखना है कि जब भी टर्शरी वाला अल्काइल ग्रुप लगा होगा, टर्शरी वाले अल्काइल ग्रुप में उस केस में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। पहले प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन करके आपके पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज़ अ प्रोटोनेटेड ईथर, या बोल सकते हो ऑक्सोनियम आयन भी बोल देते हैं। ऑक्सोनियम आयन जैसे हमने पहले भी डिस्कस करी है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑक्सोनियम आयन। इसके बाद यहाँ पे ये जो टर्शरी वाला ग्रुप है दैट विल फॉर्म द कार्बोकेटाइन, वो कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, और जो अल्कोहल वाला है वो इसमें हमारे पास क्या निकलेगा दैट इज द प्रोडक्ट। अब ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ, सो अपने यही देखना कि जब भी हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेंगे इसमें टर्शरी अल्काइल ईथर्स में, जब टर्शरी ग्रुप हमारे पास होता है उस केस में क्या होता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं और टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए ये जो मैकेनिज्म है टर्शरी ग्रुप के केस में SN1 फॉलो करते हैं, उसको पता है कि SN1 फॉलो करूँगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन के आएंगे, और टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए वो उसको प्रेफर करेगा। और टर्शरी कार्बोकेटाइन का जो फर्स्ट स्टेप है ये होता है स्लो। जब इसमें H पॉजिटिव आके इसकी प्रोटोनेशन करवा रहा है, आप देख सकते हो कि ये H पॉजिटिव है, इट विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या बना प्रोटोनेटेड ईथर, या इसको आप बोल सकते हो ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जब फर्दर प्रोसीड करेगा तो ये जो मिथेनॉल निकल जाएगा और ये जो आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है क्योंकि अब ये स्टेबल है, तो इसमें जो आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, अभी नेक्स्ट स्टेप में जाके इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन के आएगा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको ये याद करना पड़ेगा जब भी टर्शरी अल्काइल वाले ईथर्स होंगे उस केस में अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आने हैं वो टर्शरी हैलाइड्स बनेंगे और जो अल्कोहल बनेगा वो स्मॉलर ग्रुप वाला बनेगा। बट इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी में थोड़ा डिफरेंट होगा,
ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में मैकेनिज्म एंसन 2 फॉलो होगा, उसमें जो स्मॉलर होगा वो अल्काइल हैलाइड है, बड़े वाला अल्कोहल बनेगा, बड़े ग्रुप वाला। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको आगे प्रोडक्ट्स में आनी है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द क्लीवेज ऑफ अल्काइल एराइल ईथर। दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। अब आपको जैसे हम बोले अल्काइल एराइल ईथर, इट मीन्स कि इसमें जो ईथर के 2 एल ग्रुप है, आर ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप कौन सा होगा, अल्काइल का होगा, दूसरा कौन सा होगा, एराइल का। एराइल का मीनिंग उसमें बेंजीन की रिंग लगी होगी, फिनाइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल लेते हो कि आपके पास सपोज दिस इज द ईथर CH3, ओके, CH3O, और इसके साथ ये फिनाइल का ग्रुप लगा हुआ है, ओके। अब हमारे पास इसमें आप ध्यान से देखना है इसको कि आपके पास 2 कार्बन की बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वो है जो मीन्स कि ये बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो फॉर्म कर रहा है। दूसरी रिंग है जो कार्बन और ऑक्सीजन एंड मिथाइल अल्काइल ग्रुप के बीच बनी हुई है। अब जब भी क्लीवेज होनी है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की होनी है, बट देखने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि कार्बन की ऑक्सीजन की बॉन्ड इस पर 2 है और एक में रिंग है और एक में विदाउट रिंग है, सिंपल चेन है। तो कौन सी बॉन्ड है जो टूटेगी? तो आप अपने मीन्स की अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हम वही बॉन्ड टूटेगी ना जो थोड़ी वीक है, ठीक है। जो वीक बॉन्ड है वो पहले टूट जाएगी, जो स्ट्रॉन्ग वाली वो नहीं टूटेगी, ओके। तो जब आपने इसमें हाइड्रोजन हैलाइड डालना है, आयोडाइड वाला डालोगे तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, ये भी टूट सकती है ये भी, पर टूटेगी कौन सी नजर देखने को हमें 2 नजर आ रही है। अगर आपने पहले इसकी जो रिंग है, रिंग की कार्बन की हिब्रिडाइजेशन अगर हमने स्टडी अच्छे से की हो तो आपको याद होगा जो कार्बन की जो बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं, दे आर sp2 हिब्रिडाइज, उनकी जो हिब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, ठीक है सारे। और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसकी हिब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अगर sp3 हिब्रिडाइजेशन देखो तो आपको पता है 25% क्या है एस करेक्टर है, और यहाँ पे sp2 के केस में अगर देखा जाए तो एस करेक्टर कितना होगा 33%। तो एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि ये जो कार्बन की बॉन्ड है ड्यू टू द sp2 हिब्रिडाइजेशन, जब आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखोगे, अपने पहले भी बेंजीन की बनाई होगी, उसमें क्या होता है कि इट इज़ हैविंग द डबल बॉन्ड करेक्टर। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है कि जब भी ये आगे इसकी आप फिनॉक्साइड आयन की जब हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अगर ये मिथाइल आयन यहाँ से ब्रेक कर जाता है और जो फिनॉक्साइड आयन बचता है ये वाला, ठीक है, ये जो फिनॉक्साइड आयन हमारे पास रह जाएगा, ओके। इसकी जब हम आगे स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें आगे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, ओके। तो डबल बॉन्ड करेक्टर इसे जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आप देख सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड मीन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण और रेजोनेंस के कारण, और आप देख सकते हो sp2 हिब्रिडाइजेशन, ठीक है, ड्यू टू द करेक्टर, इसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, देन 33% एस करेक्टर है, ओके। देन ड्यू टू द कॉन्जुगेशन, तो ड्यू टू ऑल दीज रीजन ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन केस ऑफ मीन्स के अराइल ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्ग। सो अराइल ग्रुप की जो बॉन्ड होगी दैट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो बॉन्ड है वो क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ना इतना ईजी थोड़ा ना होगा, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। इसीलिए जब भी अराइल अल्काइल ईथर्स में क्लीवेज होनी है तो कौन से पॉइंट पे क्लीवेज होगी, बॉन्ड बिटवीन द अल्काइल एंड ऑक्सीजन विल ब्रेक। इट मीन्स कि यही वाली बॉन्ड टूटेगी और यहीं पे आपका हमेशा इट विल ऑलवेज गिव ए अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, इट विल ऑलवेज जनरेट फिनोल्स। इसमें क्योंकि जो आप आगे देखोगे इसमें हमारे पास अगर बॉन्ड यहाँ से टूटती है और ये जो आयोडाइड है, क्योंकि आयोडाइड आपको पता है न्यूक्लियोफाइल है, पहले भी आपने डिस्कस किया है, आयोडाइड एक न्यूक्लियोफाइल होता है और हमेशा जब वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा कौन सी साइड पे अटैक करेगा, जाके वो बैक साइड अटैक करता है, ठीक है। जब बैक साइड अटैक वहीं पे करेगा जहाँ पे उसको लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, सबसे कम उसको क्राउडिंग मिलती है। तो अगर मिथाइल वाली ग्रुप में मीन्स की अल्काइल वाली साइड में वहाँ पे तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, अगर रिंग वाली साइड इतनी बल्कि 6 कार्बन एटम वाली रिंग लगी हुई है, साथ में हाइड्रोजन हैं, तो वो तो बल्कि ग्रुप हो गई है, तो साइड ही ब्लॉक है, यहाँ से तो अटैक नहीं ना कर सकता। तो इस केस में जब भी हमारे पास अराइल अल्काइल ईथर्स होंगे उस केस में हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेंगे और साथ में क्या बनेगा, फिनोल्स।
क्योंकि इसका जो प्रोटोनेशन होनी है ऑक्सीजन पे जब होगी तो वो यहाँ पे फिनोल जनरेट करवाएगा। साथ में जो आयोडाइड है वो कहाँ पे अटैक करेगा, एल्काइल वाले पार्ट पे। तो यू विल ऑलवेज गेट दिस एल्काइल हैलाइड्स एंड फिनोल्स इन केस ऑफ एल्काइल एराइल ईथर। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, मेन पॉइंट है। इट जनरेट, क्या जनरेट करेगा, फिनोल्स एंड एल्काइल हैलाइड्स। जैसे आपने पहले दूसरे उसमें किया था ना कि एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में अगर आप एक्सेस में लेते हो हाइड्रोजन हैलाइड तो हमारे पास दो दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं, उसमें ये पॉइंट था। बट इस केस में क्योंकि हमारे पास एक जो ग्रुप है राइल का है, इसमें चाहे आप एक्सेस में भी ये ले लोगे ना, ये टेम्परेचर आपने 373 रखना, ये भी लिखना है, ठीक है। इसमें अगर आप एक्सेस में भी हाइड्रोजन आयोडाइड ले लेते हो फिर भी इसमें आपके पास फिनोल ही बनेगा। ये जो रिएक्शन है आगे प्रोसीड नहीं करेगा। इसके बाद ये जो फिनोल है इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द फर्दर फिनाइल, मींस की इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन। आगे ये एल्काइल हैलाइड या राइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स नहीं, इसकी क्लोरीनेशन नहीं होगी। तो ये पॉइंट आप इसलिए क्या बना आपके पास, ये फिनोल बन के आया है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार लगा के पॉइंट नोट कर लो कि एराइल हैलाइड, ठीक है, एराइल जो एराइल अल्काइल ईथर्स में, अल्काइल ईथर्स, ठीक है, डू नॉट अंडरगो फर्दर रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं उनका होता, फर्दर रिएक्शन टू फॉर्म एराइल हैलाइड। इट मीन्स कि इसमें जो फिनोल है, फिनोल आगे जैसे आपने पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में हम यही स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट हमने की है। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में ले लेते हैं तो जो आपके पास अल्कोहल बन के आता था वो फिर फर्दर सेकेंड मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करता था, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ दोबारा कंबाइन करता था और एक और एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जनरेट कर देता था। बट वो चीज़ अब एराइल हैलाइड्स के केस में नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि इस केस में ये जो ऑक्सीजन और कार्बन की रिंग के साथ बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड वाली है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाली, वो रेजोनेंस में है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दैट इज़ नॉट ईजी, जो मैंने भी मेंशन किया, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड एंड 33% एज करेक्ट कॉन्जुगेशन के कारण कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑफ एराइल ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण क्या है, फिनोल्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू एराइल हैलाइड, कि जो एक बार फिनोल यहाँ पे बन जाएंगे आगे वो दोबारा एराइल हैलाइड में और कन्वर्ट नहीं होंगे। इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से देखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने इसमें देखना है, ठीक है। कि पहले तो आपने देखना है कि ये आपने कौन सा लिया है, दिस इज़ अ मिथाइल फिनाइल ईथर, दिस इज़ अ मिथाइल फिनाइल ईथर। ये एक एल्काइल हैलाइड ईथर, एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, एक साइड फिनाइल ग्रुप है, तो नेम क्या बन गया, मिथाइल फिनाइल ईथर। जब इसमें आप हाइड्रोजन आयोडाइड डालोगे तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, 373 तक इसको गर्म करोगे, इसमें फिनोल बनेगा। फिनोल इसलिए बनेगा क्योंकि आयोडाइड एक न्यूक्लियोफाइल है जो SN2 के थ्रू प्रोसीड कर रहा है, उसको कम स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। तो इसमें तो इतनी भारी भरकम रिंग लगी हुई है तो यहाँ पे तो वो जाएगा नहीं, वो छोटे से मिथाइल ग्रुप को प्रेफर करेगा, इसलिए वो मिथाइल आयोडाइड बना देगा। और फर्दर फिनोल की दोबारा से आप देख सकते हो उसकी दोबारा हैलोजनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो वो दोबारा फर्दर, इसलिए मैंने लिख दिया CO बॉन्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग होती है एंड फिनोल डू नॉट कन्वर्ट टू एराइल हैलाइड, कि फिनोल आगे फर्दर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे ताकि इसका एराइल हैलाइड बन जाए। सर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे, इनके MCQs या किस तरह से भी इनकम्प्लीट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनकम्प्लीट रिएक्शन कि दो रिएक्टेंट दे, उनके प्रोडक्ट बताओ क्या बनने हैं। तो आपने यही रूल फॉलो करने हैं कि एराइल हैलाइड्स, एराइल अल्काइल ईथर है तो बड़े वाले ग्रुप के साथ फिनोल और छोटे वाले के अल्काइल हैलाइड। टर्शरी वाला आ गया है, टर्शरी वाला ग्रुप जो है वो हैलाइड बनाएगा, तो छोटे वाला ग्रुप है अल्कोहल। बट नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बट आपने वो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तभी आपको पता लगे एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस